नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको IBPS रीजनल बैंक RRB एक्स रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में बताऊंगा। तो भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डिपार्टमेंट ने जारी किया है। तो यहाँ पर आपको शुरू में मिल जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। अब इसके बाद नीचे चलकर आपको बताया गया है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2 एंड 3, यानी कि स्केल 1, 2, 3 के ऑफिसर्स एंड ऑफिस असिस्टेंट फॉर मल्टीपर्पज़, यानी कि मल्टीपर्पज़ के लिए ऑफिस असिस्टेंट की जो है ये भर्ती निकाली गई है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद चलिए हम सीधा हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है पार्टिसिपेटिंग RRBs, यानी कि RRBs के जो बैंक है वो कहाँ पर है, उनका हेड ऑफिस कहाँ पर है और उनकी जो भाषा है वो कैसी है, यहाँ पर ये बताया गया है। जैसे कि पहला नंबर है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, इसका जो हेड ऑफिस होगा वो होगा वरंगल में, और स्टेट तेलंगाना, और अगर भाषा की बात करते हैं तो तेलुगु। इस तरह से आप सभी को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जैसे एक और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जैसे कि 41 है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो देहरादून है और जो स्टेट है वो उत्तराखंड, और अगर भाषा की बात करते हैं तो हिंदी और संस्कृत में वहाँ पर काम होता है। तो इस तरह से आप सभी डिटेल्स ले सकते हैं। अब आगे आपको बताया गया है ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एंड कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, यानी कि कोई कैंडिडेट दोनों भर्तियों के लिए अपना आवेदन कर सकता है, लेकिन इसकी जो फीस होगी वो अलग अलग ही कटेगी। अब आगे चलकर पॉइंट बी है, यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला है पॉइंट ए नेशनल और सिटीजनशिप, यानी कि आपकी सिटीजनशिप नागरिकता और राष्ट्रीयता कौन सी होनी चाहिए। तो आपको पॉइंट ए में ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या फिर भूटान, या फिर इस तरह से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 2 में एज का जिक्र किया हुआ है। तो आपकी एज जो होगी वो 1 जून 2021 को कैलकुलेट होगी। तो फॉर ऑफिस स्केल 3, यानी कि सीनियर मैनेजर के लिए आपकी उम्र 21 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर डेट भी दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जो है मैनेजर के लिए आपकी उम्र 21 से लेकर 32 के बीच में होनी चाहिए। और ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी उम्र 18 से लेकर 30 के बीच में होनी चाहिए। और अगर बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट यानी कि मल्टीपर्पज़ की, तो आपकी उम्र जो है वो 18 से लेकर 28 के बीच में होनी चाहिए। अब आगे चलकर आपको छूट दी गई है, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की, अगर आप PWD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। इस तरह से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं, ये छूट आपको तभी मिलेगी जब इससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट है, यानी कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आप इन्हें अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 में है रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि PWD जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। तो पॉइंट ए में OC कैटेगरी, इन पॉइंट्स में आपके बॉडी के बारे में बताया गया, आपको मेंटली या फिजिकली कैसे रहना है। आगे चलकर विजुअल इंपेयरमेंट, इसमें भी आपकी आंखों के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपका हियरिंग इंपेयर्ड यानी कि आपके कानों के बारे में बताया गया है। ID कैटेगरी, तो ये सब जानकारी जो है PWD कैंडिडेट्स के लिए है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसकी ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 में डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि EXSM। तो दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन होंगे वो केवल ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज़ के लिए ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उनके बारे में कुछ और जानकारी दी गई है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए दी गई है। यहाँ पर आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी दी गई है, आप आसानी से इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है वो इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको लोकल लैंग्वेज उस एरिया की आनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद ऑफिस स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फोस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनसे रिलेटेड अगर आपके पास डिग्री है तो आपको प्रीफरेंस दी जाएगी ज़्यादा और कैंडिडेट्स की बजाय। और आपको इस एरिया की लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब इसके बाद ऑफिस स्केल 2 जो है यानी कि जर्नल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर,
इसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपके पास बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री इनसे रिलेटेड अगर आपके पास डिग्री है तो आपको ज़्यादा प्रीफरेंस दी जाएगी। इसमें आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने का। इसके बाद ऑफिसर स्केल सेकंड यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स मैनेजर के लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद ऑफिसर स्केल थर्ड यानी सीनियर मैनेजर के लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पर फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी इनसे रिलेटेड अगर आपके पास डिग्री है तो आपको प्रीफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। और अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं ये सभी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोर्ड से अप्रूव होने चाहिए, अदरवाइज आपके जो है सर्टिफिकेट्स मान्य नहीं होंगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया गया है अगर आपके सर्टिफिकेट्स में परसेंटेज दी गई है तो 2 डेसिमल तक मानी जाएगी, लेकिन अगर आपके सर्टिफिकेट्स में CGPA या फिर OGPA में दिए हैं आपके मार्क्स तो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखा जाएगा। अब पॉइंट C में आपके एप्लीकेशन फीस बताई गई है, तो अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए भरते हैं तो अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपकी फीस 175 रुपये रहेगी और अदर कैंडिडेट्स के लिए आपकी फीस 850 रुपये यानी कि 850 रुपये रहेगी। और अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस 175 रुपये रहेगी, लेकिन ये केवल SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप इनके अलावा किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस जो है 850 रुपया ही रहेगी। और दोस्तों ये जो फीस है ये आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी होगी। अब इसके बाद पॉइंट नंबर D में आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो अगर पहले बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट के प्री एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन 40-40 आएंगे और 40-40 मार्क्स के ही क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि टोटल आपका 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स के होंगे और आपको 45 मिनट मिलेगी पूरे पेपर को सोल्व करने के लिए। और अगर बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 के प्री की, तो इसका जो प्रोसीजर है वो भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब आगे मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो ऑफिसर असिस्टेंट और जो ऑफिसर स्केल 1 है इन दोनों का जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों हिंदी या इंग्लिश में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन आपको उनके करने होंगे और 40 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। और इसके बाद मैथ में आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे जिसके आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स होंगे। और आपको जो टाइम है वो 2 घंटे का मिलेगा। यही सेम प्रोसीजर जो है ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी माना जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलकर देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कि लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर CRP RRB एक्स पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड ऑफिसर स्केल 1, यानी कि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपका जो है पेपर का माध्यम वो कैसा होगा। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, जैसे सिंपली एक पहला जो है आंध्र प्रदेश, अगर आप इस स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपका जो पेपर है वो हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में आएगा। इस तरह से आप ये पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक और बता दूं, जैसे कि अगर आप उत्तराखंड से अप्लाई करते हैं तो आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में ही आएगा। इसके बाद ऑफिसर स्केल सेकंड जर्नल बैंकिंग ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्जाम का स्ट्रक्चर रहेगा आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर आपको टोटल 200 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 मार्क्स के होंगे और जो टोटल टाइम है वो 2 घंटे का होगा। इसके बाद ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको टोटल 240 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 200 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगी। आप अपनी स्क्रीन पर इसका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है उसे देख सकते हैं। अब इसके बाद ऑफिसर स्केल थर्ड का जो होगा यहाँ पर भी आपको टोटल 200 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे और यहाँ पर आपको टोटल टाइम जो है वो 2 घंटे ही मिलेगा। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर कोई है तो उसके लिए आपका 1/4 मार्क्स जो है वो कट जाएगा, यानी कि 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये सभी यानी कि प्री, मेन और सिंगल सभी एग्जाम्स के लिए अप्लाई होगी। इसके बाद कट ऑफ स्कोर के बारे में बताया गया है, तो सभी की जो कट ऑफ है वो आपके इंटरव्यू और जो एग्जाम्स होंगे उन्हीं के हिसाब से लगाई जाएगी। पॉइंट नंबर G में आपको बताया गया है कि स्कोर्स ऑब्टेंडेड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री, मेन और सिंगल में जितने भी आपको एग्जाम होंगे उन सब में जो है आपके जो मार्क्स हैं वो नॉर्मलाइज करके ही आपको बताए जाएंगे। इसके बाद आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए, तो एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है इंडिया में, पूरे इंडिया में आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहीं भी आ सकता है। और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर फॉर एग्जामिनेशन शैल बी एंटर्ड, यानी कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। इसके बाद पॉइंट J में आपको इंटरव्यू के बारे में बताया गया, एप्लीकेबल ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स, यानी स्केल 1, 2, 3 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है
तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इंटरव्यू के दौरान आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही और स्टिक होने चाहिए और रियल डॉक्यूमेंट्स ही होने चाहिए। इंटरव्यू में आपके टोटल 100 मार्क्स होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी गई है। तो मैंने आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज उनकी ले जानी है। जैसे कि जो पहला है वो प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एसेट सर्टिफिकेट। इस तरह से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स है ये आपके रियल होने चाहिए। यहाँ पर अगर कोई भी गड़बड़ पाई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, हालांकि इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करोगे तो उससे पहले आपका आईडी कार्ड मांगा जाएगा। आपके पास फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर आपका आधार कार्ड है, ये ऐसे कुछ होना चाहिए। अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। और दोस्तों आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आइटम्स परमिटेड इनटू द वेन्यू ऑफ फॉर कैंडिडेट्स। तो आपके पास मास्क होना चाहिए, ग्लोव्स होने चाहिए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल होनी चाहिए, आपके पास हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, एक सिंपल पेन भी आपके पास होना चाहिए, और आपका एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर जो होगा वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए कुछ अदर सावधानियां दी गई हैं, तो ये आपको सभी सावधानी फॉलो करनी है। अब इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं इसी को ध्यान में रखते हुए, तो ये सभी आपको फॉलो करने हैं। अब इसके बाद पॉइंट नंबर एम में आपको बताया गया है हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर सिंपली आप अपना रजिस्ट्रेशन करके जो 2 कॉलम्स वहाँ पर हैं उनको फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो पॉइंट नंबर 1 में आपको बताएगी आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सभी आपके स्कैन होकर अपलोड होंगे। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। फीस का जिक्र हमने पहले कर लिया था। अब इसके बाद प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन दिया हुआ है। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपको ये प्रोसीजर पढ़ लेना है। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं, किसी CSC सेंटर पर जाकर करते हैं, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि मोड ऑफ पेमेंट जो ऑनलाइन होगा, आप अपने डेबिट कार्ड, रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल वॉलेट से फीस पे कर सकते हैं। और आपको फीस पे करने के बाद आपने एक ई रिसिप्ट ले लेना है और लास्ट में अपना जो फाइनल सबमिशन के बाद एक प्रिंट आउट भी ले लेना है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इफ कैंडिडेट्स डो नॉट रिसीव द ईमेल और SMS इंटीमेशन एट एनी मेल ID और मोबाइल नंबर स्पेसिफाइड देम, दे मे कंसिडर दैट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज बीन नॉट सक्सेसफुली रजिस्टर। अगर आपके पास कोई मेल या SMS नहीं आता है फॉर्म को रजिस्टर से लेकर, तो आपका जो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जर्नल इंस्ट्रक्शन दी गई है। हालांकि जर्नल इंस्ट्रक्शन में कोई खास बात नहीं है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। जो हमने पहले बताया यही सारी जानकारी यहाँ पर दोबारा से दी गई है। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे चलकर मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर P, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी मिसकंडक्ट यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। यानी कि अगर आप अनफेयर मीन्स यूज करते हैं, जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक सर्टिफिकेट्स या फिर फेक ID कार्ड या फिर फेक फोटोकॉपी या फिर कुछ इस तरह से अनफेयर मीन्स को आप यूज करते हैं, तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और आपका जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद कॉल लेटर आपको बताया गया है। तो आपका कॉल लेटर जो है आपको कैसे डाउनलोड करना, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो डालना है और आपका जो पासवर्ड होगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगा। आप ये डालते ही आपका कॉल लेटर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और आप उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो आपको अपना ID कार्ड और ये जो एडमिट कार्ड या फिर कॉल लेटर है ये आपको साथ लेके जाना होगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे, तो 8 जून 2021 से लेकर 26 जून 2021 के बीच में आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। यानी कि लगभग 20 या 22 दिन का प्रोसेस रहेगा। इस दौरान आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस की बात करते हैं तो फीस की डेट भी यही होगी। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग, तो 9/7 से आपके जो कॉल लेटर्स हैं वो डाउनलोड शुरू होने लग जाएंगे। यहाँ पर हालांकि दोस्तों कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको यहाँ पर डेट दी गई है, लेकिन ये डेट कंफर्म नहीं है। इसलिए अब इसके बाद आगे चलकर यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया हुआ है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। वैकेंसीज अंडर CRP RRB, यहाँ पर आपको वैकेंसीज दी गई है। ऑफिस असिस्टेंट की मल्टीपर्पज की अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पॉइंट नंबर जो 4 है बिहार, यहाँ पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में SC की टोटल 18 पोस्ट निकली हुई है और ST की टोटल 8 पोस्ट है, OBC की 32 और EWS की यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट निकली हुई है। और अगर बात करते हैं जर्नल की तो टोटल 50 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। इस तरह से आप सभी के बारे में डिटेल के साथ जानकारी ले सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है।
अब इसके बाद ये ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसीज है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। अब इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 की यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग स्टेट के हिसाब से। इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर, और इस तरह से आगे नीचे चलते हुए आपको ट्रेजरी मैनेजर के बारे में वैकेंसीज की डिटेल्स दी गई हैं। और इसके बाद आपके ऑफिसर 2 लॉ यानी कि लॉ से रिलेटेड जो वैकेंसीज निकली हुई है उनकी डिटेल दी गई है। इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 सीए की वैकेंसीज यहाँ पर टोटल दी गई है, अलग अलग स्टेट की है। और इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 आईटी की वैकेंसीज दी गई है, आप इन वैकेंसीज को पढ़ सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर की डिटेल्स यहाँ पर पूरी दी गई है। और लास्ट में आपको बताई गई है ऑफिसर स्केल 3 की टोटल वैकेंसीज। तो इस तरह से आप सभी वैकेंसीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आपके एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर शुरू में बताया गया है टेंटेटिव लिस्ट, यानी कि कंफर्म नहीं है, आपके सेंटर चेंज भी हो सकते हैं। जैसे एक मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आसाम में अगर आप फिल करते हैं तो आपका प्री का जो एग्जाम होगा वो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर और तेजपुर में हो सकते हैं। और जो सिंगल और मेन एग्जाम सेंटर है वो गुवाहाटी और सिलचर में आपके हो सकते हैं। हालांकि ये कन्फर्म नहीं है, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, बट इन जगह पर आपके लगभग प्रस्तावित हैं। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके जो स्कैन और अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो गए उनके बारे में गाइडलाइंस दी गई है। पहला फोटोग्राफ इमेज कैसे आपको अपलोड करना है, सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन या फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कैसे अपलोड करना है। इसके बाद स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको बताया गया है। अगर आप खुद अपना फॉर्म फिल करते हैं तो इस प्रोसीजर को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीचे चलकर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जो सर्टिफिकेट है वो दी गई है, आप इन्हें भर सकते हैं और इसके बाद अपलोड कर देंगे। अभी देखिए आपको फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि SC और ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये फॉर्म फिल करके अपलोड करना है। और इसके बाद अगला जो फॉर्म है एप्लीकेबल इन द केस ऑफ SC और ST कैंडिडेट्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो SC और ST कैंडिडेट्स हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए उनके लिए ये फॉर्म फिल करना है और उसको अपलोड करना है। अब इसके बाद अगला है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट OBC, यानी कि जो OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये फॉर्म जो है फिल करके अपलोड करना है। इसके बाद अगला है सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। अब इसके बाद दूसरा है मेजर मल्टीपल डिसेबिलिटीज, यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करके अपलोड करना होगा। और इसके बाद आगे चलकर देखिए ये भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, अगर आप इसके लिए इस कैटेगरी में आते हैं तो इस फॉर्म को फिल करके भर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है और इसको अपलोड करना भी जरूरी है। अगला है रिलीज या फिर रिटायर पर्सनल, यानी कि एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये भरना भी जरूरी है। अब इसके बाद अगला है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग पर्सनल, यानी कि जो कैंडिडेट्स अभी 1 साल के अंदर जो रिलीज या फिर रिटायर हुए उन कैंडिडेट्स को ये फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद परफॉर्मेंस में आपको बताया गया है वे कैंडिडेट्स जो कि डिफेंस में थे और अभी 1 साल के अंदर उनको रिलीज किया गया है। इसके बाद परफॉर्मा डी है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स आर्म फोर्स यानी कि डिफेंस फोर्स से रिटायर हो चुके हैं या फिर इनिशियल असाइनमेंट्स के कंप्लीट कर चुके हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस भर्ती से रिलेटेड, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचा हुआ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो नीचे आपको नोटिफिकेशन करके लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और दूसरे जो नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।